हाँ, तो चैप्टर का नाम है डिमांड। डिमांड में और डिजायर में क्या डिफरेंस है? देखो, डिजायर का मतलब होता है कोई भी चीज का वांट रखना। हम कोई भी चीज चाहते हैं तो हम इसको अपना डिजायर कहते हैं। पर डिमांड होता है जब हम उस डिजायर को कर भी पाए, मतलब खरीद भी पाए। तो डिमांड इज इक्वल टू वांट प्लस परचेजिंग पावर। तो अगर सोचो, हम सोचते हैं कि हमको हर वीक शॉपिंग करना है, हर वीक हमको 5 स्टार होटल में खाना है, हर महीने हमको एक फॉरेन टूर लेना है, तो ये सारा मेरा क्या हो सकता है? डिजायर। पर अगर हम ये सब कर भी सकते हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि हम ये सब कर सकते हैं, तो वो कहलाता है डिमांड। तो सिर्फ इच्छा रखने से वो डिमांड नहीं होता। तो डिजायर और डिमांड दो अलग चीज है। अब क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर डिमांड के बारे में है, डिजायर के बारे में नहीं। अगर हम कोई भी चीज का इच्छा रखते हैं कि वो चीज मेरे को करना है, वो चीज मेरे को चाहिए, और वो करने का मेरे पास पैसा भी है, तो वो हो गया डिमांड। अब डिमांड किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होता है, अब हम लोग को बोल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब किस किस रीजन से हम लोगों का डिमांड चेंज होता है। देखो, डिमांड तो चेंज होता है। आज हम लोग ये चीज खरीदने का सोचते हैं, कल मन नहीं करता खरीदने का। तो इससे पता चलता है डिमांड चेंज होता है। पर किस किस रीजन से चेंज होता है, उसको कहते हैं फैक्टर्स। किस किस रीजन से चेंज होता है? तो नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों का डिमांड चेंज होता है। हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, अगर हम लोग अगर हम लोग कोई भी चीज का देखते हैं प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग वो चीज का डिमांड कम कर देते हैं। हम लोग फिर वो चीज नहीं चाहते। और पर अगर हम लोग देखते हैं कोई चीज सस्ता हो गया है, प्राइस गिर गया है, तो हम लोग उसका डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लोग क्या देखें? प्राइस एक रीजन है जिससे डिमांड चेंज होता है। दूसरा रीजन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है? अगर हम लोगों का इनकम बढ़ेगा तो हम लोगों का डिमांड भी बढ़ जाता है। सोचो, किसी का सैलरी 30,000 था, अब उसका सैलरी 40,000 है, तो वो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा, वो ज्यादा चीज खरीदना चाहेगा। और अगर इनकम गिर जाएगा तो हम लोगों का डिमांड भी कम हो जाता है। हाँ। तीसरा है हम लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? जब भी हम लोग का कोई चीज को लेकर टेस्ट बढ़ जाता है तो हम लोग उसका डिमांड करने लगते हैं। जैसे अगर किसी को पिज्जा बहुत पसंद है तो वो पिज्जा का डिमांड करेगा। पर अगर किसी को नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है तो वो नॉर्थ इंडियन फूड का डिमांड करेगा। तो जिसका टेस्ट जिस चीज के लिए फेवरेबल रहता है, जिस चीज के लिए हम लोगों का टेस्ट फेवरेबल रहता है, उसका हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। और जिसके टेस्ट के लिए अनफेवरेबल रहता है, जैसे अगर मेरे को पिज्जा नहीं पसंद, तो हम उसका डिमांड कम करेंगे। तो टेस्ट भी मैटर करता है डिमांड करने के लिए। नंबर 4 है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब जानना जरूरी है सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक चीज के बदले में दूसरा चीज। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोक और थम्स अप, ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अगर कोक और थम्स अप एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, अगर कोक का प्राइस बढ़ गया मार्केट में तो हम लोग क्या करेंगे?
थम्स अप पीने लगेंगे क्योंकि दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम है। तो हम लोग क्यों ज्यादा दाम में कोक को खरीदेंगे? तो अगर कोक का प्राइस बढ़ा है तो इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ गया। अगर कोक का प्राइस गिर गया तो अब ज्यादातर लोग कोक पीने लगेगा। जो थम्स अप पीता था वो भी कोक पीने लगेगा। तो कोक का प्राइस गिरेगा तो थम्स अप का डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि जो कोक पीता, अगर प्राइस कोक का फॉल हो गया तो जो थम्स अप पीता था वो भी जाके कोक पीने लगेगा, तो थम्स अप का डिमांड गिर जाएगा। है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? जो दो चीज को हम लोग साथ में कंज्यूम करते हैं, विच विच कंज्यूम्ड जॉइंटली। जो दो चीज को हम लोग साथ में कंज्यूम करते हैं, अकेला खरीद के कोई फायदा नहीं है। जैसे कि कार और पेट्रोल। अगर कोई कार खरीद लेता है और पेट्रोल नहीं खरीदेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच इज कंज्यूम्ड जॉइंटली। जो दो चीज को हम लोग साथ में कंज्यूम करते हैं, मतलब साथ में यूज करते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका एग्जाम्पल है कार और पेट्रोल। तो अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड पेट्रोल का गिर जाएगा। क्यों? अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कार नहीं खरीदेंगे। अगर लोग कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी लोग नहीं खरीदेंगे, तो पेट्रोल का प्राइस डिमांड गिर जाएगा। उसी तरह अगर प्राइस कार का गिर गया तो लोग ज्यादा ज्यादा कार खरीदेंगे, तो फिर पेट्रोल भी ज्यादा खरीदेंगे, तो पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है। तो अब क्या होता है? ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? पहला बात तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है। लॉ ऑफ डिमांड को अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है कि लॉ ऑफ डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, स्टेट्स मतलब ये कहता है कॉमोडिटी का डिमांड तभी चेंज होता है जब प्राइस चेंज होता है। डिमांड चेंजेस व्हेन प्राइस चेंजेस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग पढ़े डिमांड बहुत सारे रीजन से चेंज होता है, बहुत सारा हम लोग रीजन पढ़े जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। पर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर डिमांड प्राइस चेंज होने की वजह से चेंज हुआ है तभी बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। अगर कोई और चीज के चेंज होने से डिमांड चेंज होगा तो बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कब होगा? जब डिमांड चेंज होगा प्राइस के चेंज होने से। बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब हम एक शर्ट खरीदना चाहते हैं, उसका जब प्राइस गिरा तब हम वो शर्ट जाके खरीद लिए, यही रीजन होना चाहिए। ये रीजन नहीं होना चाहिए कि मेरा इनकम बढ़ गया था, ये सब रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशनशिप पे। लॉ ऑफ डिमांड में ये बात तो है ही, ये पहला बात है। दूसरा बात है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तब डिमांड डिक्रीज होता है, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब होता है जब हम लोग बोलते हैं प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरा, प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ा, ये दोबारा ना बोलना पड़े इसलिए हम लोग बोल देते हैं वाइसे वर्सा। मतलब प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस, एंड वाइसे वर्सा मतलब प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। दो बार ना बोलना पड़े इसलिए वाइसे वर्सा बोलते हैं। पहला बात तो लॉ ऑफ डिमांड में लिखा गया है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देयर इज
An inverse relationship between price and demand. Inverse मतलब indirect, indirect मतलब opposite. ऑपोजिट क्यों? जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड गिरता है, और जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, उल्टा चलता है ये लोग। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस और डिमांड में हमेशा ऑपोजिट रिलेशनशिप होना चाहिए, इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है, इसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? ये पूरा, ये जो हम पूरा बात बोले, ये वाला बात कि फैक्ट डिमांड चेंज होगा तब प्राइस चेंज होगा, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना होगा, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इसको दूसरा भाषा में कहते हैं सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस। सिर्फ वो लोग इतना बोलता है, ये पूरा बात बोल देता है। हम लोग की तरह इतना सारा बात नहीं बोलना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। वो लोग सिर्फ बोलता है सेट्रस पेरिबस, इतना बोलने से ही ये पूरा बात कवर हो जाता है। तो अगर कहीं पे ये बात लिखा है और बोल रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेट्रस पेरिबस। अगर पूछ रहा है सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या है, तो ये है, किसी भी तरीके से पूछेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शन क्या होता है? जो अलग टाइप का चीज होता है। अगर सभी कोई को सोचो, एक चीज करने का मन है, सोचो विंटर सीजन है, सभी कोई को ठंडा लग रहा है, सिर्फ एक इंसान बोल रहा है उसको गर्मी लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तुम तो एक्सेप्शन हो, मतलब तुम सबसे अलग हो। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है जो रियल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, अपना अलग कुछ कर रहा है, उसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला था? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, यही बोला था लॉ ऑफ डिमांड। और बोला था प्राइस अगर गिर जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोलता है। पर बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो वो लोग लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा तो ऐसा होगा, जो लोग लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता उसके केस में कैसा होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड भी गिर जाएगा। एक्सपेक्टेशंस टू द फ्यूचर प्राइस चेंजेस। कुछ लोग कैसे नेचर के होते हैं, जिन्हें लगता है इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है पर फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो वो लोग आज ही बहुत खरीद लेता है। जैसे कि जब न्यूज में आता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है और अभी और बढ़ेगा, हर दिन बढ़ेगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दाम बढ़ रहा है उसी में अपने गाड़ी का फुल टैंक करवा के ले आते हैं। क्यों? वो लोग को पता है कल और बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा। तो जब लगता है कि प्राइस फ्यूचर में और बढ़ेगा तो हम अपना डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो प्राइस बढ़ रहा है तब भी हम ज्यादा डिमांड करते हैं। क्यों? हमको लगता है फ्यूचर में और बढ़ेगा। ऐसा प्याज के केस में भी हुआ था, अनियन के केस में। जब अनियन का प्राइस बहुत बढ़ते जा रहा था, 70 रुपया हो रहा था, 80 रुपया हो रहा था, और भी पता चला था कि 100-150 हो जाएगा, तो कुछ लोगों ने बहुत बहुत प्याज खरीद के घर पे रख लिया था, ये सोचकर कि और बढ़ेगा अभी फ्यूचर में, तो अभी इसी दाम पे खरीद लेते हैं, जो बढ़ रहा है इसी में खरीद लेते हैं। तो प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा है उसमें और खरीद लेता है। तो इस तरीके का जो चीज होता है ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी क्या होता है? जो लोग शेयर्स ये सब में डील करते हैं, शेयर्स लोग कब परचेज करते हैं? जब शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो अच्छा शेयर कौन माना जाता है? जिसका प्राइस बढ़ता है तो लोग वो शेयर खरीदता है।
तो शेयर के केस में ही होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो शेयर का डिमांड बढ़ता है, वो शेयर अच्छा कहलाता है। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है जब हम लोग दूसरे को देखकर वो चीज करते हैं। जैसे कि आज अगर कोई फिल्म स्टार कोई हेयर कटिंग लेता है, तो हम लोग भी उसका देखा देखी वही हेयर कटिंग लेते हैं, और वो हेयर कटिंग मार्केट में ज्यादा रेट का होता है। क्यों? क्योंकि वो हेयर कटिंग एक फिल्म स्टार कराया है, तो वही हेयर कटिंग एक्सपेंसिव होगा, फिर भी हम लोग करेंगे। चलो वो छोड़ो, कपड़ा ले लो। अगर कोई कपड़ा कोई हीरोइन पहनी है, वही कपड़ा अगर मार्केट में आया है, तो वो कपड़े का प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा, फिर भी सारी लड़कियों को वही कपड़े चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वाली हीरोइन पहनी थी। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में उस चीज का प्राइस बढ़ा हुआ रहता है, फिर भी सब अपना डिमांड बढ़ा देता है। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हाँ, अब हम लोग आते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है? ये स्टूडेंट्स बहुत क्लियर नहीं रहते हैं कि एक्चुअली गिफन गुड्स होता क्या है। देखो, एक्सेप्शन है, ये हम लोग को याद रहता है, बट गिफन गुड्स का मतलब क्या है? गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स। देखो, एक होता है गिफन गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स। हम दोनों गुड्स का मतलब समझाते हैं। गिफन गुड्स के ऊपर एक गिफन मतलब प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर गिफन। इन्होंने रिसर्च किया था, वर्कर्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। और क्या रिसर्च किया था कि एक वर्कर को मील में मतलब खाना में दो चीज मिले तो वो सेटिस्फाई, दो चीज वो खा सकता है। एक वर्कर पेट भरने के लिए दो चीज खा सकता है। ब्रेड, ब्रेड इंग्लिश में कहते हैं रोटी को, यहाँ ब्रेड का मतलब वो ब्रेड नहीं है, ब्रेड मीन्स रोटी। तो एक वर्कर रोटी सब्जी खा सकता है, दूसरी तरफ वो मीट खा सकता है। ये टर्म चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रिसर्चर ने यही टर्म यूज किया है, कोई भी बुक पढ़ लो यही टर्म मिलेगा। तो और कुछ एग्जाम्पल नहीं ले सकते इसको समझाने के लिए, यही रियल एग्जाम्पल है। तो एक वर्कर या तो ब्रेड खाकर पेट भर सकता है या तो मीट खाकर पेट भर सकता है। बट बीइंग अ वर्कर, वो वर्कर है, वो हर दिन मीट तो खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो हर दिन क्या खाएगा? रोटी खाएगा। ये हम लोग क्लियर है। क्यों वो हर दिन रोटी खाएगा? क्योंकि उसका एक टाइम का खाना 10 रुपया में हो जाएगा। अगर वो रोटी खाता है तो वो हर दिन 10 रुपया में अपना पेट भर लेगा, पर अगर वो मीट खाता है तो हर दिन उसका 50 रुपया खर्च होगा। ठीक है? तो वो बीइंग अ वर्कर वो हर दिन रोटी खाएगा, आई मीन ब्रेड खाएगा। अब सोचो, ब्रेड का प्राइस मार्केट में बढ़ गया, हम लोग देखे 20 रुपया हो गया, पूरा डबल हो गया, फिर भी वो क्या खाएगा? फिर भी वो ब्रेड ही कंटिन्यू करेगा। क्यों? ब्रेड इज स्टिल चीपर देन मीट, ब्रेड अभी भी सस्ता है मीट से। तो हम लोग इसके केस में क्या देखें? लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। पर गिफन गुड के केस में क्या होता है? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड चेंज ही नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है किसी भी चीज के ऊपर ऐसा कर दो तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डज नॉट चेंजेस, डिमांड चेंज ही नहीं हुआ। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा जा रहा है। लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड को गिरना चाहिए, पर इस केस में तो नहीं गिरा। अब इसको गिफन गुड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो चीज खा सकता था, वो हमेशा से खुद ही सस्ता वाला खा रहा है। और गिफन गुड के केस में ही होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है? तो ये हुआ। फोर्थ होता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का मतलब होता है जहां हम लोग सामान को शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। शो ऑफ करने के लिए मतलब हम लोग एक चीज जानते हैं, दो चीज हम लोग सुनते हैं, गोल्ड और डायमंड। गोल्ड खरीदना शो ऑफ करना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड पुअर आदमी भी खरीदता है, रिच आदमी भी खरीदता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग खरीदते हैं।
पैसा जमा कर करके लोग गोल्ड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि कल को अगर हम लोग उसको बेचेंगे 10 साल 15 साल बाद या 1 साल बाद ही, तो ज्यादा रुपया मिलेगा। लोग इसलिए गोल्ड को खरीदते हैं। तो गोल्ड खरीदने में कोई शो ऑफ नहीं है कि हम गोल्ड खरीदें, पर डायमंड खरीदना शो ऑफ है। क्यों? क्योंकि डायमंड खरीदने का कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। डायमंड कभी मार्केट में डायमंड से मतलब सेल नहीं होता। आज अगर हम डायमंड का कटिंग पे ही प्राइस होता है। अगर डायमंड एक बार कट करके किसी रिंग में बैठा दिया गया है या नेकलेस में बैठा दिया गया है, तो और उसको 2-3 साल के बाद जाके सेकेंड हैंड हम मार्केट में सेल करेंगे, तो मेरे से कोई भी डायमंड नहीं खरीदेगा। ठीक है? फिर मार्केट का ट्रेडिंग नहीं होता, गोल्ड का ट्रेडिंग होता है। तो बेसिकली डायमंड हैज़ नो वैल्यू इन द मार्केट। डायमंड खुद खरीद के खुद ही पहनो, कल को उसको बेच नहीं सकते। इसलिए तुम लोग किसी कभी नहीं सुने होंगे कि हम तो पैसा जमा कर कर के डायमंड खरीद रहे हैं। कभी किसी के मुँह से नहीं सुनोगे, क्योंकि डायमंड सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदा जाता है, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इट हैज़ नो मार्केट वैल्यू। तो अगर कोई चीज अब हम लोग शो ऑफ के लिए खरीद रहे हैं, तो वो कब खरीदेंगे? जब उसका प्राइस बढ़ेगा, तभी तो शो ऑफ करेंगे कि डायमंड का प्राइस बढ़ा है, देखो हम अभी खरीदे। तो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन होता है जो चीज हम लोग शो ऑफ के लिए खरीदते हैं। एग्जाम्पल है इसका डायमंड। बुक्स में गोल्ड ज्वेलरी भी रहता है। बुक्स में हम लोग देखेंगे गोल्ड ज्वेलरी भी वो लोग लिख देते हैं, बट अगर समझाने के व्यू पॉइंट से जाएं तो गोल्ड ज्वेलरी इस एग्जाम्पल में फिट नहीं बैठता है, बट स्टिल बुक्स में है, बुक में रहता है, हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम में 2 एग्जाम्पल मांगता है तो लिखते भी हैं डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। बट अगर रियल एग्जाम्पल बोले तो देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल, गोल्ड। ठीक है? दूसरा, इसका कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का दूसरा नाम है वेबलेन इफेक्ट। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन को बहुत सारी बुक में वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है? अब ये हो गया। इसका 6th एग्जाम्पल है, आई मीन एक्सेप्शन है, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो गुड्स होता है जो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो नेसेसिटी का मतलब वो होता है जो चीज हम लोगों को चाहिए ही हर दिन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉल्ट। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होता है? वो लोग जो लोग सिर्फ मेडिसिन पे जिंदा हैं, उन लोगों का एक दिन मेडिसिन बंद करने से वो लोग मर जाएंगे। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स, अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हम लोग इसका डिमांड कम कर देंगे, मेडिसिन कम देने लगेंगे पेशेंट को? नहीं। तो इसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। प्राइस जितना भी बढ़ जाए, डिमांड हम लोगों का कांस्टेंट रहेगा। अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाए तो क्या हम लोग खाना में कम कम नमक दे के खाने लगेंगे? नहीं। तो इसका डिमांड भी कांस्टेंट रहेगा। तो नेसेसिटीज में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नेसेसिटी भी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड होता है एक एक आदमी का डिमांड। जैसे कि अगर हम बात करें से अभी अनियन का सोचो, प्राइस बढ़ रहा है, तो कोई उसका डिमांड कम कर देगा, कोई उतना ही खाएगा, कोई सोचेगा फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, जाके और खरीद लेगा। तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग बिहेव करता है। पूरा दुनिया एक साथ तो एक चीज नहीं करता है। तो जब पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ता है तो अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड होता है सिर्फ मेरा डिमांड, सिर्फ नेहा का डिमांड, सिर्फ अयान का डिमांड, एक एक इंडिविजुअल का डिमांड। मार्केट डिमांड होता है हम सब का डिमांड, मतलब एक साथ सब कोई क्या बिहेव कर रहा है। तो एक साथ सब कोई बिहेव कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरऑल इस चीज का डिमांड बढ़ रहा है, ज्यादातर लोग इसका डिमांड ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, दैट इज मार्केट डिमांड। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है, देखो, लोगों को लगता है खराब क्वालिटी का गुड्स जो गरीब लोग खाता है उसको इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। लोग यही बोलते हैं जो गरीब लोग खाता है वो इंफीरियर गुड्स है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिच खा रहा है कोई पुअर खा रहा है। इंफीरियर गुड्स का कोई खुद में मीनिंग नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं, आज हम लोग के घर में
अगर कोई मेड, डोमेस्टिक हेल्प जो होता है, अगर कोई मेड हम लोग के घर में जो राइस वो लोग खाते हैं या वो लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग के नजर में वो लोग इंफीरियर खाना खाते हैं, लो क्वालिटी का खाना खाते हैं। हम लोग कह देते हैं इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी का खाना। ये क्वालिटी लो है ये कैसे पता चला? उस खाना के ऊपर सेलर ने लिख तो नहीं दिया है ये लो क्वालिटी का खाना है, ये इंफीरियर गुड्स है, बोला नहीं है कोई, प्रिंट नहीं किया हुआ है पैकेट में। हम लोग ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों का इनकम ज्यादा है। इतना प्रेशर देके हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आगे के चैप्टर में इससे इसके ऊपर थ्योरी है, तो वहां प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम अभी डिटेल दे रहे हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब लोग कहते हैं लो क्वालिटी गुड्स, बट मेड लोग जो खाना खा रही है उस पे प्रिंट किया हुआ नहीं है कि वो इंफीरियर गुड्स है, वो लो क्वालिटी का खाना है। हम लोग कह रहे हैं कि वो लो क्वालिटी का खाना है, क्यों? हम लोगों का इनकम वो लोग से इतना ज्यादा है कि हम लोगों को लगता है वो लोग लो क्वालिटी खा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो खाना खा रहे हैं हम लोग की नजर में क्या है? हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, पर फिल्म स्टार्स को क्या लगेगा? हम लोग लो क्वालिटी का खाना खाते हैं, हम लोग इंफीरियर खाते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों का इनकम हम लोगों से इतना ज्यादा है कि उन लोगों को लगता है हम लोग इंफीरियर खाते हैं, पर क्या हम लोग को लगता है हम लोग इंफीरियर खाते हैं? नहीं। उसी तरह मेड को नहीं लगता कि वो इंफीरियर खा रही है, उसको लगता है वो अच्छा ही खाना खा रही है। तो इंफीरियर, कोई सामान, कोई गुड्स इंफीरियर है, ऐसा हम लोगों का इनकम डिसाइड करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। हम लोगों का इनकम डिसाइड करता है कि वो खाना लो क्वालिटी का है। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस क्या है? तो पहला पॉइंट, इंफीरियर देखो, ब्रेड और मीट दोनों में ब्रेड इंफीरियर था ऐसा नहीं है, सस्ता था, नॉट इंफीरियर। तो इसको दो चॉइस मिला था, एक महंगा खाना, एक सस्ता खाना, ये सस्ता खाया। एकदम की पॉइंट क्या है इसमें, प्राइस बोलता है कि वो गिवन गुड्स है। इसमें क्या हम एक बार भी गिवन गुड्स समझाते वक्त इनकम बोले थे? नहीं, हम इसको समझाते वक्त सिर्फ प्राइस का डिस्कशन किए थे कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया फिर भी इसका डिमांड चेंज नहीं हुआ। हम प्राइस वर्ड बोले थे, हम एक बार भी इनकम नहीं बोले थे। यहाँ पे हम इनकम बोल रहे हैं, एक बार भी प्राइस नहीं बोल रहे हैं। तो देखो हम क्लियरली लिखे हैं, what are inferior goods? Those goods whose demand decreases when income of the buyer increases. देखो इसका अगर सोचो, हम लोग कोर्स राइस खाते हैं। कोर्स राइस क्या होता है? कोर्स राइस होता है जो राशन दुकान में 2 रुपया किलो वाला चावल मिलता है, दैट इज कोर्स राइस। उससे सस्ता राइस होता ही नहीं है, दैट इज चीपेस्ट राइस। तो कोर्स राइस, अगर हम लोग सोचो अभी कोर्स राइस खाते हैं, ठीक है, अब हमको तो वो अच्छा लगता था, हमको लगता था वो अच्छा गुड्स है, हम उसको इंफीरियर समझ के तो खाते नहीं है। हम सोचते हैं अच्छा खाना है इसलिए हम खाते हैं। कल को मेरा इनकम बढ़ जाए तो फिर तब भी क्या हम वही राइस खाते रहेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम कोर्स राइस छोड़कर दूसरे राइस में शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छा और उससे महंगा राइस में। नॉर्मली अगर कोई इंसान फुटपाथ में बिकने वाला कपड़ा पहनता है, नो ऑफेंस, बट अगर कोई इंसान फुटपाथ में सेल होने वाला कपड़ा पहनता है क्योंकि वो वही अफोर्ड कर सकता है, अगर कल को उसका इनकम इंक्रीज हो जाए तो भी क्या वो फुटपाथ वाला ही कपड़ा खरीदेगा? नहीं, उसको वो कपड़ा इंफीरियर लगने लगेगा, खुद ही उसको इंफीरियर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका इनकम बढ़ गया है। वो क्या करेगा, जाके अब किसी शॉप से कपड़ा खरीदने लगेगा। तो जब हम लोग का इनकम बढ़ता है तब हम लोगों का डिमांड चेंज होता है। हम लोग अपना डिमांड इसको लेके क्या किए, डिमांड डिक्रीज कर दिए। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस फॉर इंफीरियर गुड्स, हम इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देंगे। जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम कोर्स राइस कम खरीदने लगेंगे, हम दूसरा राइस खरीदने लगेंगे। तो इंफीरियर गुड्स का तो हम डिमांड कम कर दिए। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। ठीक है, हम क्लियरली बार बार बोले हैं
लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस चेंज होगा, डिमांड चेंज नहीं होना चाहिए। सॉरी, प्राइस चेंज होगा तभी डिमांड चेंज होना चाहिए, बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। ये अजम्पशन है, ऐसा रहेगा ही तो जरूरी नहीं है ना रियल लाइफ में कांस्टेंट रहेगा ही, हो सकता है कुछ और हो। तो अजम्पशन दिया गया है कि सारा फैक्टर को कांस्टेंट रख दो। सारा फैक्टर मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा तभी डिमांड चेंज होगा, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो अजम्पशन में सभी को लिख देना कांस्टेंट, प्राइस को छोड़कर, प्राइस तो चेंज होगा ही। उसके बाद एक्सेप्शन हम पूरा डिटेल में लिखवा दिए हैं। मैम एक क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल में एक लिस्ट दिया हुआ रहता है प्राइस का और क्वांटिटी का, उसी को हम लोग कह देते हैं डिमांड शेड्यूल। अगर एक जगह पे लिखा हुआ है, देखो जब प्राइस बढ़ता है तो हम लोग का क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब डिमांड, तब हम लोगों का क्वांटिटी मतलब डिमांड गिरता है। तो जब 10 रुपया था तब हम लोग 5 कैडबरी खरीदते थे, जब उस कैडबरी का प्राइस 20 रुपया हो गया हम लोग 4 खरीदने लगे, जब उसका दाम 25 रुपया हो गया हम लोग 3 खरीदने लगे, जब उसका दाम 37 रुपीज हो गया हम लोग 2 ही खरीदते हैं, जब उसका दाम 40 रुपया हो गया तो हम लोग 1 ही खरीदते हैं। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जहां पे ये एक साथ ऐसे लिखा हुआ रहता है, इस पेज को हम लोग बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। ये मेरा डिमांड शेड्यूल है जिसमें हम लोग को लिखा हुआ दिखता है प्राइस और डिमांड। इसके बेसिस पे हम लोग डिमांड कर्व बनाते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है? ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ऐसे नीचे गिरता हुआ। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, अपवर्ड राइजिंग क्यों नहीं होता है? मतलब कोई बोलेगा मैम ऐसा क्यों नहीं होता है, मैम ये ऐसा ही क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि ये प्राइस लाइन है, ये वाला प्राइस लाइन है, ये मेरा क्वांटिटी लाइन है, ये मेरा डिमांड कर्व है, डीडी कहते हैं डिमांड कर्व। अगर प्राइस 10 रुपया था तो हम कितना खरीद रहे थे? 5 पीस। तो जब दाम 10 रुपया था हम 5 पीस खरीदे, जब दाम मेरा बढ़कर 20 रुपया हो गया, दाम बढ़ गया, ये प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन है, 10 रुपया था अब 20 रुपया हो गया, तो हम कितना खरीदेंगे? 4 खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे। अब जब दाम मेरा 25 रुपया हो गया तो हम 3 पीस खरीद रहे हैं। तो अगर दो चीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमेशा ऐसा बनेगा। सोचो हम ये पहले ड्रॉ नहीं करते, हम सिर्फ ऐसा करते, व्हेन प्राइस इतना ये इतना, ये बढ़ा तो डिमांड थोड़ा कम हो गया, फिर प्राइस और बढ़ा तो ये थोड़ा कम हो गया। अब सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही तैयार होगा ना, इसलिए डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। टू द राइट मतलब राइट की तरफ, ये मेरा क्या है? राइट हैंड है, ये डाउनवर्ड किस तरफ आ रहा है? मतलब कोई ऐसे भी तो डाउनवर्ड कर देगा, बोलेगा मैम हम ऐसे डाउनवर्ड बनाएंगे, तो वो वैसे डाउनवर्ड नहीं बना सकता, उसको ऐसे ही डाउनवर्ड बनाना होगा राइट की तरफ। कोई ऐसे डाउनवर्ड बना देगा तो क्या होगा? बोलेगा मैम ये अपवर्ड नहीं, ये मैम हम डाउनवर्ड बनाए हैं। हमने ठीक है, प्राइस इतना था, जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड तो और बढ़ गया, उधर चला गया, तो ये क्या है? ये रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। तो डिमांड कर्व का शेप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होना चाहिए। हाँ, तो अब बोल रहा है दो कॉन्सेप्ट है अगेन, शिफ्ट टू द, अच्छा इस पेज से हम समझाते हैं।
movement along the demand curve, movement along the डिमांड, डिमांड को शॉर्ट में डीडी लिखा जाता है, डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ये अभी क्या है? इसका दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व को कहते हैं चेंज इन डिमांड। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये सब वर्ड लेके कुछ भी बोलता है। स्टूडेंट को लगता है दोनों तो एक ही चीज है, दोनों एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्या अंतर है? पहले तो तुम लोगों को नाम ही अलग दिख रहा है, पर उससे समझ में नहीं आएगा। देखो, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डिमांड फॉलोज, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। ये जो है, ये लॉ ऑफ डिमांड, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को डज नॉट फॉलो, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। पहले ये जो की पॉइंट हम लिख रहे हैं इसको किसी तरह याद करो। अब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है से क्या मतलब? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है मतलब इसमें जब प्राइस चेंज होता है तभी डिमांड चेंज होता होगा और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता होगा। क्योंकि अभी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़कर आए हैं कि प्राइस चेंज होगा तभी सिर्फ डिमांड को चेंज होना है, बाकी सारा फैक्टर को कांस्टेंट रहना है, तभी हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। तो अगर ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है मतलब इस बात को भी फॉलो करता होगा। ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब इस केस में अदर फैक्टर चेंज होता होगा तब डिमांड चेंज होता होगा, प्राइस कांस्टेंट रहता होगा। क्योंकि ये तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ही नहीं करता, तो उससे उल्टा बात करता है। जब कोई किसी को फॉलो नहीं करता तो उसका बात का उल्टा बोलता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, ये उल्टा बोल रहा है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्या पढ़े? डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस इतना है तो डिमांड इतना है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, पहले इतना था अब इतना है। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। दूसरा बात, जब हम लोग का प्राइस गिरता है तब हम लोग देखते हैं डिमांड इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या देखें कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है और जब प्राइस गिरता है तब डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही डिमांड कर्व में सिर्फ इधर उधर ये मूव कर रहा है, कभी इधर आ रहा है पॉइंट, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब सेम डिमांड कर्व में इधर उधर सिर्फ मूव कर रहा है ये। तो हम लोग देख रहे हैं इधर हो रहा है। अब ये जो बढ़ता है, इस बढ़ने को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ, सॉरी ये बढ़ रहा है, इसको हम लोग बढ़ने को, जब डिमांड बढ़ रहा है तब कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कोई कोई राइटर इसको लिख के रखता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। दोनों एक ही चीज है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, और ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों का गिर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये जो कम हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज कम हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाना, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
तो इसमें हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में? बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन, कमने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें सेम ही डिमांड कर्व में इधर उधर मूव कर रहे हैं। बट इसमें देखो, ये डिमांड कर्व है, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं होगा। तो जब इतना प्राइस था तब हम लोग इतना खरीद रहे थे, फिर मेरा अचानक से खुद ही क्वांटिटी हम ज्यादा खरीदने लगे। कैसे? प्राइस तो कांस्टेंट था, फिर भी हम ज्यादा कैसे खरीद लिए? मे बी मेरा इनकम बढ़ गया होगा। तो अदर फैक्टर चेंज होता है। अदर फैक्टर में एग्जाम्पल में हम लिए हैं इनकम, बहुत सारा फैक्टर था। तो हम पहले इतना खाते थे, इतना खरीदते थे, अब हम इतना खरीदने लगे, ज्यादा कैसे खरीदने लगे? प्राइस तो कांस्टेंट है, मेरा इनकम बढ़ गया। जब इनकम बढ़ जाता है तो भी मेरा डिमांड बढ़ता है। तो अब मेरा डिमांड कर्व कहाँ आ गया? यहाँ पे। पहले मेरा डिमांड कर्व था यहाँ, अब मेरा डिमांड कर्व कहाँ चला गया? यहाँ। D1 शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इधर से उठ के उधर शिफ्ट हो गया, तो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया। उधर जाने को कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर मेरा अचानक से जॉब चला गया या इनकम कम हो गया तो हम कम खरीदने लगेंगे, हम इतना ही खरीदेंगे, तो मेरा डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो गया। इसको कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना मतलब कम हो जाना। टेक्निकल वर्ड क्या है? जब डिमांड बढ़ेगा तो इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड गिरेगा तो डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ टेक्निकल वर्ड क्या था? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ टेक्निकल वर्ड क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज। तो बिल्कुल ही दोनों थ्योरी अलग बात बोला है, इसलिए इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है, इधर पूरा का पूरा डिमांड ही चेंज हो गया है, मेरा डिमांड ही चेंज हो गया, इसलिए इसका नाम है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड। एक्स एंटी डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटी डिमांड और दूसरा है एक्स पोस्ट डिमांड। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम घर से शॉपिंग करने जाते हैं तो सोच कर जाते हैं कि आज पांच कपड़ा ले लेंगे, ठीक है, दैट इज एक्स एंटी डिमांड। पहले सोचना मतलब एक्सपेक्ट करना कि कितना खरीदेंगे, दिस इज एक्सपेक्टेड डिमांड। हम सोचते हैं कि इतना खरीदेंगे, असली में खरीद कर लाए हम 6 कपड़ा, तो दैट इज माई एक्चुअल डिमांड, जो हम एक्चुअली खरीदे हैं। तो एक्स एंटी मीन्स जो हम घर से निकलने के पहले सोचे थे कि खरीदेंगे। एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअली में जो किए, हो सकता है कम खरीदे, हो सकता है ज्यादा खरीदे, हो सकता है उतना ही खरीदे। तो एक्स पोस्ट मतलब असली में एक्चुअल डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड मतलब एक्सपेक्टेड डिमांड। देखो डेफिनेशन है, एक्स एंटी डिमांड रेफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर वांट्स टू और विलिंग टू बाय। विलिंग टू बाय मतलब खरीदना चाहता है during a particular period of time, it is planned or desired amount of demand। ये planned था, हम घर से खरीदने जाने के पहले प्लानिंग किए हैं, planned है, या फिर desired है, हमको खरीदने का मन है, desire किए हैं। Ex post में लिखे हैं refers to the amount of goods that consumer actually purchase। ये हम लोग actually purchase किए।